दोस्तों, आमाशी, आई होप यू आर डूइंग वेल। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। जो लास्ट टॉपिक था वो हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पे ख़त्म किया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था। तो मैंने नेक्स्ट वीडियो रखी है जिसमें मैं आज आपको बताऊंगी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये भी ना एक तरह से मैं एक स्टोरी सुनाऊंगी आपको, उसको एक्सप्लेन करते करते शायद आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी समझ आ जाए। तो स्टोरी ये है कि जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स थे, जैसे जैसे मैंने बोला ये मैन मेड है, जैसे जैसे उन लोगों को एक्सपीरियंस होता चला गया वो कॉन्सेप्ट, कन्वेंशंस और प्रिंसिपल बनाते चले गए। लेकिन जब वो ये सब बनाया ना, जब इन चीज़ों पे हम अपनी अकाउंटिंग करने लगे, तो वही वो क्या हो रहा था कि वो जो हम क्या लाना चाह रहे थे, हम अपने अकाउंट्स में यूनिफॉर्मिटी लाना चाह रहे थे, यूनिफॉर्मिटी प्लस कंपेरेबल बनाना चाह रहे थे। लेकिन अकाउंटिंग प्रिंसिपल कोई किसी पॉलिसी को फॉलो करता है, कोई किसी पॉलिसी को फॉलो करता है। तो जो यूनिफॉर्मिटी और कंपेरेबल का जो फैक्टर था ना कहीं मिस होता जा रहा था। बना तो हम इसी पर्पस के लिए रहे थे कि हम उनको कंपेयर कर सके और उनमें एक रूपता ला सके, लेकिन सब अलग अलग पॉलिसीज, प्रिंसिपल, कन्वेंशंस यूज कर रहे थे, तो नहीं हो पा रहा था वो। तो हमारी जो अकाउंटिंग बॉडी है ना, अकाउंटिंग बॉडी इंडिया की जो है वो आईसीआई है, ठीक है। जो हमारी अकाउंटिंग बॉडी है उसने डिसाइड किया कि हम कुछ ऐसा लेके आते हैं जिससे भाई जो हम इतनी सारी पॉलिसीज यूज कर रहे हैं, प्रिंसिपल्स यूज कर रहे हैं, उनको सबस्यूम किया जा सके, मतलब सब में अप्लाई भी हो जाए और जो रिजल्ट हो वो कंपेरेबल भी और यूनिफॉर्म भी हो। तो हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो अकाउंटिंग बॉडी है, उन्होंने मिलकर डिसीजन लेकर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो ये क्या होता है, इसके मीनिंग से जान दो दोस्तों। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट। क्या है ये? रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट है। जैसे प्रिंसिपल्स थे वो तो जैसे पास्ट एक्सपीरियंस था, उसकी कोई ये नहीं बोल सकते कि हम भाई है कि ये कोई गाइडेंस देता है, ये गाइडेंस नहीं दे रहा था, वो ये बता रहा था क्या हो रहा है, वो ये नहीं बता रहा था कि कैसे हो रहा है। तो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना, अगर आप एक जैसे इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग करोगे, तो जब आप इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग कर रहे होगे ना इन्वेस्टमेंट की, तो आपको एक AS14, जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग ना सारी चीज़ें मिलेंगी, आपको कैसे करना है, क्या करना है, कहाँ जाके एंट्री करनी है, किसको एसेट मानना है, किसको एक्सपेंस मानना है, किसको इनकम माननी है। तो उससे रिलेटेड ना सारी इन्फो आपको AS14 में मिल जाएगी, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। तो आपको कहीं और जाने की, किसी प्रिंसिपल को, किसी कॉन्सेप्ट को देखने की ज़रूरत ही नहीं है ना। तो जब आपको वो देखने की, वहां जाने की ज़रूरत नहीं है, तो सिर्फ आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करेगा, ठीक है। जब आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे होगे तो आपको प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट, कन्वेंशंस देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हम एक तरह से ये भी बोल सकते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने प्रिंसिपल्स को सबस्यूम कर लिया है, ठीक है। तो ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है, issued by expert body, accounting body और by the government और other regulatory body। तो इसको कौन इशू करता है? अकाउंटिंग बॉडी, मैंने बोला हमारे प्रोफेशनल आईसीआई, एंड द गवर्नमेंट को भी आके इनमें कुछ चेंजेस करने का, अगर उनको लगता है ये मैंडेटरी है फॉर द पीपल बेनिफिट, देन ही कैन चेंज, ओके। एंड अदर रेगुलेटरी बॉडी, जो हमारे इंडिया में एक्टिव है अकाउंटिंग से रिलेटेड बॉडी, जैसे हमारी इंटरनेशनल IFRS होगी, तो ये जो है ये भी इसमें चेंजेस करा सकती है अगर उनको लगता है कि ये चेंजेस करना इज बेनिफिट फॉर द पीपल, ठीक है। द एस्पेक्ट ऑफ रिकॉग्निशन, इसमें क्या होता है? रिकॉग्निशन होता है, मेजरमेंट होती है, ट्रीटमेंट होता है, प्रेजेंटेशन होती है और डिस्क्लोजर। तो इसमें मैंने क्या बताया था, इसमें हम क्या पता करते हैं कि हम चीज़ों को कैसे कर सकते हैं। तो उसने क्या, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को आप कैसे रिकॉर्ड करोगे, उनको वहाँ से छाट कर उनको कैसे मेजरमेंट करके उनकी अकाउंटिंग एंट्री करोगे, अकाउंटिंग एंट्री करके आप उनको कैसे प्रेजेंट करोगे, किसको इनकम मानोगे, किसको एक्सपेंस मानोगे, किस बेस पे मानोगे। फिर कुछ अगर ऐसी चीज़ है जो आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं दिखा सकते, तो आप उसको कहाँ दिखा सकते हो? फुट नोट या डिस्क्लोजर दे सकते हो कि भाई मैंने तो ये मेथड फॉलो करके ये अपना निकाला है, तो आप वो डिस्क्लोज भी कर सकते हो।
तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या होता है, रिकॉग्निशन होता है। रिकॉग्निशन किसका होता है, हमारे फाइनेंशियल इवेंट्स का होता है। फिर मेजरमेंट, मेजरमेंट किस चीज का होता है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का होता है। प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अ फेयर मैनर, तो यहाँ क्या होता है कि हम अपने प्रेजेंटेशन को क्या करने की, फेयर मैनर में प्रेजेंट करने की ट्राई करते हैं यहाँ पे, ठीक है, ताकि जो हमारे यूजर्स हैं उनको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज टू इंश्योर स्टेक होल्डर आर नॉट मिस इन्फॉर्म्ड। हाँ, नीचे जो है वो हम डिस्क्लोजर मैंने बोला ना कि हम फुटनोट दे देते हैं, डिस्क्लोज कर देते हैं कि भाई हमने तो ये मेथड अप्लाई करके अपना ये प्रॉफिट निकाला है, ताकि जो हमारे यूजर्स हैं वो मिस इन्फॉर्म ना हो। देन कम टू इट्स ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के, जैसे हमारे प्रिंसिपल का ऑब्जेक्टिव था कि उसको उसमें यूनिफॉर्मिटी लानी है, उसको कंपेरेबल बनाना है, सेम मोटिव इसका भी यही है। क्यों, वो वहाँ पे जो प्रिंसिपल थे, कॉन्सेप्ट थे, वहाँ अगर हम जाके उनसे हमें 100 रिजल्ट मिल रहे थे प्रिंसिपल से, कॉन्सेप्ट से, तो यहाँ उस नंबर ऑफ रिजल्ट्स को कम करके ना 10-15 पे लाने की ट्राई किया गया है। माना कि यहाँ भी कंफ्यूजन होगी, यहाँ पे भी कंपेयर करने में आपको थोड़ी दिक्कत आएगी कि जैसे डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन का मेथड कुछ है, गुडविल कैलकुलेट करने के मेथड्स अलग अलग है, हमारे ओपनिंग स्टॉक को कैलकुलेट करने के मेथड अलग अलग है, तो माना यहाँ भी आपको दिक्कत आएगी, लेकिन यहाँ पे आपको प्रिंसिपल से कम दिक्कत आएगी। अगर आप प्रिंसिपल्स को करके करते हो तो वो आपको उससे कम दिक्कत आएगी, ठीक है। यहाँ पे ये एश्योरिटी देता है इस चीज की। अकाउंटिंग इज ऑफन कंसिडर्ड द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, ठीक है, मैंने बताया था आपको जब मैंने अकाउंटिंग की डेफिनेशन दी थी कि अकाउंटिंग क्या है, बिजनेस की लैंग्वेज है। एज इट कम्युनिकेट टू अदर द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द कंपनी, ये क्या बताता है, हमारी पोजिशन बताता है अदर्स को, जो हमारे यूजर्स होते हैं, विच इज internal users and external users. And like every language has certain syntax and grammar rules, the same is true here. जैसे हमारे इंग्लिश में ग्रामर रूल्स होते हैं, ऐसे ही हमारे अकाउंटिंग में भी कुछ रूल्स हैं, है ना, जैसे प्रिंसिपल्स है हमारे लास्ट। दीज रूल्स इन द केस ऑफ अकाउंटिंग आर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैं वो तो हो गए हैं पुराने, तो उनको सबस्यूम करके हम क्या लेके आए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लेके आए। दे आर द फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग इन अ कंट्री। लेट अस सी द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्मिंग these standards. The main aim is to improve the reliability of the financial statement. Reliability, उसको relevance बनाने की कोशिश की गई है, ठीक है, कि हमने जिस भी मेथड को हमने यूज किया हमने नीचे डिस्क्लोज कर दिया, ठीक है, वो भी हो गया। और फिर प्लस हमने अपनी खुद से भी लास्ट ईयर से भी, वैसे लास्ट ईयर से तो हम पहले भी कंपेयर कर सकते थे प्रिंसिपल्स को लेके, लेकिन किसी और से कंपेयर करने के लिए हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जरूरत पड़ती है। चलो मैं ये भी बताऊंगी आपको किस बेस पे जरूरत पड़ती है। द मेन एम इज टू इम्प्रूव द रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नाउ बिकॉज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज हैव टू बी मेड फॉलोइंग द स्टैंडर्ड्स द यूजर कैन रिले ऑन देम। They know that not conforming to these standard can have serious consequences for the companies. अब जो हमारे users है ना, जो हमारे users भी हैं और जो हम खुद हैं, जो अगर हम कंपनी, अगर हम इंडिविजुअल है, अगर हमें ये पता है अब, अगर हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करेंगे तो उसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज है, उसके लिए पेनल्टी रखी गई है, ठीक है, अगर हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करते हैं तो ये भी एक तरह से इसका ऑब्जेक्ट हो गया कि इसको अब तो फॉलो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसको एक तरह से लीगलिटी मिल चुकी है, लीगल मिल चुका है, लीगल स्टैंडर्ड, कि हाँ ये इन पे ही चलना है, हमें किसी और चीज पे चलने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इस स्टैंडर्ड को फॉलो करना है। देन देयर इज कंपेयरबिलिटी। मैंने बोला हमने जो प्रिंसिपल बनाए थे वो भी इसलिए बनाए थे कि ताकि हम कंपेयर कर सके, लेकिन वहाँ बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही थी रेदर देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। यहाँ भी दिक्कतें हैं लेकिन उससे कम है। इट ऑल्सो लुक्स टू प्रोवाइड वन सेट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज दैट इंक्लूड द नेसेसरी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट एंड द वैल्यूएशन मेथड ऑफ वेरियस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। तो यहाँ भी क्या है, इट लुक्स ऑल्सो लुक्स टू प्रोवाइड वन सेट ऑफ, ये भी क्या प्रोवाइड करने की कोशिश करता है कि वन सेट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, कि आप इस पे चलिए, इसको डिस्क्लोज करिए, इस मेथड को अपनाइए, आप अपने को दूसरी फॉर्म से कंपेयर कर पाओगे, अच्छा बेटर क्या दे पाओगे, उनको अंडरस्टैंडिंग दे पाओगे दूसरों से कंपेयर करके, है ना।
तो अब आते हैं दोस्तों इसके बेनिफिट्स पे। बेनिफिट्स के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर द रूलिंग अथॉरिटी इन द वर्ल्ड ऑफ अकाउंटिंग। ये क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? रूलिंग अथॉरिटी है, ये रूल करता है हमारी अकाउंटिंग इसमें फील्ड में। इट मेक श्योर दैट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू पोटेंशियल इन्वेस्टर्स इज नॉट मिसलीडिंग इन एनी वे। तो ये इंश्योर करता है कि जो भी हमें अपने इन्वेस्टर को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो उनको मिसलीड नहीं कर रही है, वो उस मिसलीड को खत्म करने की कोशिश। अच्छा, हमारे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उनमें हर साल जब भी हमारी अकाउंटिंग बॉडी को लगता है कि इस वजह से यहाँ लूप होल रह गया है, तो वो उसको कवर करने के लिए ना उसमें चेंजेस करते रहते हैं। तो अमेंडमेंट्स जो है ना वो आती रहती है, क्योंकि ये है मैन मेड, और मैन मेड है तो पास्ट एक्सपीरियंस से बना है। तो आगे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता है तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को भी ना एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग फिट करने की कोशिश की गई है, जिससे ये कि इन्वेस्टर को मिसलीड नहीं करेगा। तो इसका बेनिफिट क्या है? अटेन्स यूनिफॉर्मिटी इन अकाउंटिंग। यस, ये यूनिफॉर्मिटी लाने में हेल्प करता है। इम्प्रूव रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिस पे रिलायबल करते हैं, जिस पे रिले करते हैं, उनको क्या करता है, उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या करते हैं, इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। राइट, हम जहाँ इतने सारे मेथड्स यूज कर रहे थे, अब हम 2 मेथड्स यूज कर रहे हैं, है ना। अगर कोई बात नहीं, अगर दूसरे बंदे ने दूसरा मेथड भी ले लिया, लेकिन हम उससे उस मेथड से अगर उसको हटा के दूसरे मेथड्स पे कंपेयर करना चाहे तो हम कर सकते हैं। ठीक है। प्रिवेंट्स फोर्स एंड अकाउंटिंग मैनिपुलेशन। मैंने बोला कि लूप होल्स आ जाते हैं क्योंकि ये मैन मेड है, तो जब लूप होल्स आ जाते हैं तो इसमें चेंजेस होते रहते हैं, और चेंजेस होने की वजह से हम क्या कर पाते हैं, प्रिवेंट्स बच पाते हैं फ्रॉड से और मैनिपुलेशन से। असिस्ट ऑडिटर्स, जब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं तो ये, अगर ये हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के तौर तरीके से हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हैं, तो ये हमारे ऑडिटर्स जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करते हैं कि हमने सही तरह से अपनी अकाउंटिंग की है या नहीं की है, जब वो देखते हैं तो उनको भी असिस्ट करते हैं कि हाँ भाई इसने इसने AS14 अप्लाई किया और इसके सारे डिस्क्लोजर को प्रेजेंट किया है, तो उसको भी हेल्प मिलती है। ठीक है। कंपेरेबिलिटी, हाँ इसमें हम कंपेयर कर सकते हैं। डिटरमाइनिंग मैनेजरियल अकाउंटेबिलिटी, देखो सबसे बड़ा हाथ अकाउंटिंग में मैनेजर्स का ही होता है, क्यों मैनेजर्स ही है जो इंश्योर करते हैं, जो मेजर करते हैं कि हमारी जो मैनेजमेंट चल रहा है वो ठीक चल रहा है, नहीं चल रहा है, कहीं हम पैसे लगाए जा रहे हैं। मैनेजर ही तो आइडेंटिफाई करता है ना कि कहाँ हम ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं, कहाँ हमें कम करना चाहिए, कहाँ हम कौन से एक्सपेंसेस बिना बात हुए जा रहे हैं, है ना। तो उसमें अकाउंटेबिलिटी करने में भी वो क्या करते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उनकी हेल्प करते हैं। नाउ कम्स टू इस लिमिटेशंस। limitations क्या है? There are few limitations of accounting standard as well. The regulatory body keep updating the standard to restrict this limitation. मैंने बोला था ये मैन मेड है, सबसे बड़ी limitations तो यही हो गई, है ना। इसमें भी क्या है, difficulty between choosing alternatives, इसमें भी डिफिकल्टी है। मैंने बोला वहाँ बहुत ज़्यादा मेथड्स थे, ज़्यादा पॉलिसीज थी, और उन पॉलिसीज को कम करके सब्स्यूम करके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लाया गया। जब स्टैंडर्ड में लाया गया तो अभी भी स्टैंडर्ड्स को ऐसा नहीं बनाया गया कि भाई वहाँ डिफिकल्टी नहीं है, डिफिकल्टी तो है वहाँ भी, कि कोई जैसे मैंने बोला था स्टॉक को अगर हम वैल्यू कर रहे हैं तो कोई लीफो से कर रहा है, कोई फीफो से कर रहा है, कोई एवरेज से कर रहा है, कोई वेटेज से कर रहा है। तो यहाँ भी डिफिकल्टी है चूज करने में कि हम कौन सा मेथड ले, किससे हमारे अकाउंट्स को बेटर दिखाया जा सकता है। इसका भी क्या है, सेकंड पॉइंट आता है इसमें, रिस्ट्रिक्टेड स्कोप है। इसका भी स्कोप क्या है, रिस्ट्रिक्टेड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कैन नॉट ओवरराइड द लॉ ऑफ स्टैट्यूज। जो हमारे लॉ और स्टैच्यू है ना, उसको अकाउंटिंग जो स्टैंडर्ड है ना वो ओवरराइड नहीं कर सकता, वो अपनी तरफ से कुछ नहीं बना सकता। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर जाके हम कुछ नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन एज अ बेस है, एज ए हमारा लॉ जो है वो बेस है, उसके बेस को हम ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है। फिर आते हैं दोस्तों IFRS, इसका मतलब है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे वो हमारे इंडिया के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग तो ठीक थे, ठीक है, लेकिन जैसे ही हमने हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्लोबलाइज हुई, लिबरलाइज हुई, तो जो हम अपना बिजनेस है ना वो अपनी कंट्री में ना करके हम दूसरों में भी कर रहे हैं।
दूसरी कंट्रीज में भी कर रहे हैं, और वहाँ के जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो अलग है। किसी कंट्री में कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, किसी में कुछ है, सब में ना अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं। तो जब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलग अलग बनाए हुए हैं तो हम इनको कंपेयर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। हम क्या किसी को रिलेवेंट इंफॉर्मेशन दे पाएंगे उनके अकॉर्डिंग? नहीं दे पाएंगे ना। हमें ये एक्चुअली हमें उनको अकाउंटिंग देनी क्यों है? क्योंकि हमें वहाँ पे इन्वेस्ट करना है, प्लस हम उनसे पैसा लेना चाहते हैं। अगर हम उनसे पैसा लेना चाहते हैं तो भी हमें अपने अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर वो हमसे पैसा चाहते तो हमें भी उनकी अकाउंटिंग स्टेटमेंट चाहिए होगी। जब हमें उनकी अकाउंटिंग स्टेटमेंट चाहिए तो हमें भी तो उनकी अकाउंटिंग स्टेटमेंट क्या समझ आनी चाहिए। जब तक वो हमें समझ ही नहीं आएगी तो हम उनकी अकाउंट हम ये कैसे पता करेंगे कि वो हम हमारा वहाँ इन्वेस्ट करना ठीक है या नहीं है ना? तो इसलिए ना हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी अकाउंटिंग बॉडी है, उसने मिलके ये IFRS तैयार किया, जो क्या करता है, हेल्प करता है कंपेयर करने में। इन्होंने ऐसे ऐसे स्टैंडर्ड्स, इसमें भी स्टैंडर्ड्स है एक्चुअली, इन्होंने भी ऐसे ऐसे स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं जिनको हम फॉलो करके अपने अकाउंट्स को बेटर वे में प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टू डेवलप सिंगल सेट ऑफ हाई क्वालिटी ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो इसका भी मेन मोटिव क्या है कि एक सिंगल सेट देना जिससे हम अपने अकाउंटिंग को कंपेयर कर सके। टू प्रमोट द यूज ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के यूज को प्रमोट करने के लिए हमने ये बनाया। टू ब्रिंग अबाउट द कन्वर्जेंस ऑफ नेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड टू हाई क्वालिटी लेवल्स। ठीक है, तो इसका जो हमारा अच्छा इसका ये आया कैसे, मतलब इंडिया कैसे इसमें इंक्लूड हुआ, मैं आपको वो बताती हूँ। फिर जो हमारी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी है ना, वो एस्टेब्लिश्ड इन 1973 थ्रू एन एग्रीमेंट बाय प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडीज फ्रॉम USA, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, नीदरलैंड एंड आयरलैंड। जो ये था ना, ये तो इन्होंने मिलके तो अपने लिए मतलब जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना रखे थे जिन पे वो अपनी अकाउंटिंग करते थे। लेकिन जो इंडिया है ना, वो कब आया यहाँ पे? द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ज्वाइन IASC एज एन एसोसिएट मेंबर इन 1974। एज अ बोर्ड ज्वाइन किया था उन्होंने वहाँ पे 1993 में, और उसके बाद से IAS has issued 41 accounting standard known as International Accounting Standard. The objective was develop accounting standard which would be acceptable worldwide so that financial reporting to be improved internationally. तो उन्होंने ये क्यों किया था? इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? 1973 में इन सारे जो US था, UK था, कनाडा, फ्रांस था, इन्होंने मिलके अपना वो बना लिया, एक कमेटी बना ली। कमेटी बनाने के बाद इंडिया ने भी इसको ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद इन्होंने 41 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए जिन पे चल के हम अपने अकाउंटिंग और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या देख सकते हैं, एक रूपता दे सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या चेंज हुआ? उसके बाद क्या इसमें आया? चलो ये तो इंटरनेशनल बन गया। अब अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इंटरनेशनली ले जाने के लिए इंडिया ने क्या किया? IND इंड AS बना दिए, मतलब इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इंटरनेशनल बना दिया, जिससे हम अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को क्या कर पाए? प्रमोट कर पाए। रिसेंटली हमारे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो अब 27 रह गए एक्चुअली, जिसमें से डेप्रिसिएशन को फिक्स्ड एसेट्स ने सब्स्यूम कर लिया है। ठीक है, चलो मैं आपको इसके एक तरह से बेनिफिट बता देती हूँ। बेनिफिट क्या है? मैंने बताया था इन्वेस्टर्स, जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड एज पर IFRS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शैल बी बेटर इन रिलेशन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ अ स्पेसिफिक कंट्री। एक हम इंटरनेशनल लेवल पे जाके इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स को कंपेयर कर रहे हैं, और एक हम अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कंपेयर कर रहे हैं। तो विच वन इज बेटर? सोच के देखो। हम वहाँ पे ज़्यादा चेंजेस करने पड़ेंगे जब हम उनको अपनी अकाउंटिंग को उनके लेवल पे लेके जाएंगे। तो
हमें ज़्यादा चेंजेस करने पड़ेंगे अपने अकाउंटिंग में। एक हम अपनी अकाउंटिंग को इंटरनेशनल तरीके से बनाते हैं ना, तो हमें उनके साथ कंपेयर करने में बहुत कम चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है। रेजिंग लोन ग्लोबली, अब जो हमारे यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन हुआ है एक कंट्री से दूसरी, अब तो क्या फैसिलिटी मिली है कि हम किसी और देश से भी क्या कर सकते हैं, क्रेडिट ले सकते हैं, क्रेडिट पे कुछ भी ले सकते हैं, सामान ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं। ठीक है। और अकाउंटिंग प्रोफेशनल कैन ऑल्सो रेंडर देयर सर्विस अब्रोड, जो हमारी अकाउंटिंग बॉडी है वो भी अब प्रोफेशनल्स है, वो भी अपनी सर्विसेज अब अब्रोड दे सकते हैं। ठीक है। जो India and use of IFRS in India. Since Institute of Chartered Accountant of India has joined the IAS board in 1993, it has also issued 32 accounting standard. हमारे इंडिया ने भी इसको ज्वाइन किया था 1993 में, और इसने क्या दिया था, 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इंडिया एएस करके इन्होंने 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दिए थे, जिनमें से 1 to 7 and 9 to 29 and mandatory in nature. ठीक है। In India, the National Advisory Committee on Accounting Standard advised the Ministry of Corporate Affairs, Government of India to coverage the Indian accounting standard in line with IFRS. अब हमारे इंडिया ने क्या करा, अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इंटरनेशनली शिफ्ट करके उनको ताकि हम अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बेटर वे में प्रेजेंट कर पाए, तो उन्होंने IFRS को और अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को क्या कर दिया, यहाँ पे मर्ज कर दिया। ठीक है। तो जो आज का ये टॉपिक था ये हमारा खत्म होता है। आई होप कि आपको इससे रिलेवेंट जो ज़रूरी इंफॉर्मेशन थी वो आपको मिल गई होगी। इट इज़ इनफ फॉर अंडरस्टैंडिंग आई थिंक। सो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।